हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जनरल नॉलेज शो। अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, तो क्या आप मानेंगे? तो अगर ऐसा ही है तो क्यों ये बात हमारे स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया? और इंडिया में 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला तो इसके पीछे मेन फैक्टर क्या था? क्या गांधी और नेहरू का आंदोलन था या फिर मेन फैक्टर था सुभाष बोस? तो आइए दोस्त, 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आज जानते हैं हम इंडिया का ऐसे ही कुछ अनटोल्ड हिस्ट्री के बारे में जो ना कभी स्कूल सिलेबस में जगह बना पाया और शायद नहीं बना भी पाएगा। आज आइए तो हम इसके ऊपर जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, ये साल था 1956। उस समय भारत आए थे ब्रिटेन का एक्स प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। यानी कि 1947 में जब हमारा देश स्वाधीन हो रहा था उस समय भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसके ऊपर सिग्नेचर भी क्लीमेंट एटली का ही है। तो एटली का इस टूर के दौरान एटली कुछ दिन रुकते हैं वेस्ट बंगाल का गवर्नर हाउस में। और वेस्ट बंगाल का इस समय गवर्नर था पीवी चक्रवर्ती, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी थे। तो जस्टिस चक्रवर्ती बाद में एक जगह पे लिखते हैं कि उनका इस मुलाकात के दौरान वो एटली से सीधा से पूछा था कि जब इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन वो भी कुछ दिनों के अंदर वो ख़त्म हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ब्रिटिश ने जीत गया था। तो ऐसा क्या मजबूरी था ब्रिटेन के सामने कि 1947 में वो इंडिया छोड़ के चला गया? तो इसके जवाब में क्लीमेंट एटली एक बहुत ही अनपॉपुलर बात का जन्म देते हैं। उन्होंने कहता है कि भारत छोड़ के जाने के पीछे ब्रिटिश का जो मेन कारण था वो था सुभाष बोस। तो एटली बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो कारण था जिसके लिए ब्रिटेन को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का जो एक्टिविटी था इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर, इसके लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी जो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे उस समय, उसके अंदर ब्रिटेन के खिलाफ बहुत सारा विरोध शुरू हो गया था। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी का जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके आग इतना जल्दी फैल गया कि जबलपुर में इंडियन आर्मी ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ब्रिटेन को ये लगने लगा था कि ऐसे और ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में टोटल 25 से 30 लाख सोल्जर थे और जबकि सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर थे। तो उनको लगने लगा था कि ये 40,000 सोल्जर अब ये 25 से 30 लाख सोल्जर को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए वो डिसाइड किया कि अभी उनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जस्टिस चक्रवर्ती ने एटली से ये भी पूछते कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के पीछे गांधी जी का कितना बड़ा रोल था। तो इसके जवाब में एटली मुस्कुराते हुए वो कहते हैं कि बहुत ही कम। तो इसके बाद तो शायद उन लोगों के बीच इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं होगा, लेकिन जस्टिस चक्रवर्ती को जो समझना था वो शायद समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है और 1943 का दिसंबर आते आते पोर्ट ब्लेयर में हमारा झंडा लहरा के जो गवर्नमेंट बनाता है और इनको मान्यता देता है दुनिया का बहुत सारा कंट्री, जैसे कि जापान, जर्मनी, क्रोएशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बर्मा, ये सब देश। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का खुद का करेंसी भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बराबर चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 के बाद सब कुछ अचानक बदल जाता है और हमेशा के लिए हमारे सामने रह जाता है एक प्लेन क्रैश की थ्योरी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ये प्लेन क्रैश के थ्योरी के ऊपर हम लोग आगे कभी बात करेंगे। तो दोस्त, अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के पीछे नेताजी का कितना बड़ा रोल था, कितना % फैक्टर था नेताजी इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे। आप कमेंट में जाके बताइए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।